सर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है इस बीच में। और इसी बीच में जो एक वैश्विक संस्था है जो संसदीय मामलों पर तमाम मंथन करती है, आईपीयू, उसकी भी बैठक हुई 5 दिनों की, जिसमें आपने भारत का नेतृत्व किया, भारत की संसदीय टीम का। क्या मुख्य मुद्दे रहे सर जिन पे चर्चा हुई और क्या ऐसे विचार रखे गए वहाँ? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का कॉन्फ्रेंस कतर के दोहा में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सांसदों समेत अधिकारियों की संख्या लगभग 9 थी और साथ में हमारे कतर के भारतीय दूतावास के राजदूत और अन्य अधिकारीगण थे। जैसा आपने खुद बताया कि आईपीयू संस्था, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उसी रूप में आईपीयू भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक मंच है। 178 देशों का फोरम, और वर्ष में लगभग 2 बार इसकी बैठकें होती हैं और दुनिया के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा होती है। कैसे उन मुद्दों का बेहतर, सटीक, शांतिपूर्ण हल और समाधान निकाला जाए, इसकी कोशिश होती है। इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आमतौर से यह जिनेवा में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में होती रही। इस बार इसका आयोजन कतर में हुआ था। कतर की राजधानी दोहा है और बहुत बेहतर ढंग से इसका आयोजन संपन्न हुआ। हमारा प्रतिनिधिमंडल 5 अप्रैल को यहाँ गया और आज हम लोग 11 तारीख को वहाँ से लौटे हैं। 6 तारीख से 10 तारीख देर शाम रात तक लगभग बैठकें होती रहीं। इस बैठक में दुनिया के जो महत्वपूर्ण और सामयिक मुद्दे हैं जो उठे, उन पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे आतंकवाद से लेकर संसद कैसे शिक्षा के माध्यम से शांति, सहअस्तित्व और विकास का रास्ता तलाश सकती है, इसके समेत अनेक स्वास्थ्य से लेकर, हेल्थ से लेकर दुनिया के सामने क्या बड़े मौजूदा सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं दुनिया के लिए, उन पे बहस होती है। और इसमें अलग अलग दुनिया के जो महाद्वीप हैं उनका भी अलग अलग ग्रुप बटा हुआ है। जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने जाते ही 5 तारीख को उसकी बैठक में शिरकत की। उसके बाद दुनिया के स्पीकर्स का एक प्रतिनिधि, मैंने उनके रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्फ्रेंस जो होता है वो बड़ा उपयोगी, और उससे पता चलता है कि लोकतंत्र को दुनिया के देश, अलग अलग परिवेश, अलग अलग संस्कृतियों के कैसे देखते हैं, उनकी क्या मुख्य समस्याएं और चुनौतियां हैं। साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूएन का, आप जानते हैं कि 2030 तक उन सारे लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो उनको कैसे हम प्राप्त करें, क्योंकि उनके लिए अब समय बहुत कम बच गया, 12 वर्ष हमारे पास समय है। तो उनमें दुनिया में गरीबी उन्मूलन से लेकर के जहाँ साक्षरता का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, इन सब चीज़ों पर कैसे हम मिल करके बेहतर तरीके से काम कर सकें, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको 2 कहना चाहूँगा कि जो एक बड़ा विनाशकारी तूफान इदाई जो आया दक्षिण अफ्रीका पर, उसका लगभग 15 मार्च के आसपास उसका गहरा कई देशों पर असर हुआ, उस पर चर्चा हुई क्लाइमेट चेंज को लेकर। और भारत की नेवी ने या भारत की ओर से कैसे सार्थक हस्तक्षेप करके भारत के सेना के जवानों ने उनको बचने में मदद की तूफान के बीच, उसका हम लोगों ने उल्लेख किया। और कई देशों ने, जो प्रभावित देश थे, उन्होंने अपनी बातचीत में भारत के इस प्रयास की प्रशंसा की। तो भारत आज दुनिया में अपनी इस तरह की चीज़ों के लिए अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। चर्चा के केंद्र में सर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने उठाई जब वहाँ, खासतौर पर जो अध्यक्षीय शोध कदम है उसकी भी बात आपने उठाई कि उसके माध्यम से किस तरह से सांसद जो है सशक्त हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है एजुकेशन का मुद्दा भी आपने उठाया कि उसके माध्यम से जो हमारी संसद है उसमें सामाजिक सुधारों की दिशा में काफ़ी कुछ काम हुआ। तो क्या सर आपको लगता है कि जो अध्यक्षीय शोध कदम है, इस तरह के प्रयास कई और जगहों पर स्वाभाविक तौर पर होंगे, इससे ताकत मिली? निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि जो SRI, स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव, यह जो संस्था है, ये एक तो हमारे सांसदों के लिए बहुत उपयोगी है ही। हमारे सांसदों को आज की दुनिया इतनी जटिल और अनेक नए सवालों के साथ सामने आ रही है कि उनका निदान ढूंढना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
और किसी भी व्यवस्था के सामने जो नई नई समस्याएं आज मौजूद हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर के और अनेक शिक्षा से लेकर के विकास का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, उन पे क्या नई चीज़ें हों ताकि समाधान निकल सके, उसके लिए SRI जैसी संस्था अगर हो जिसकी पहल पर विशेषज्ञ बताएं, हमारे सांसदों को वो अपडेट करें, उनको बिल्कुल बाकी सूचनाओं को दे करके उनको बताएं कि किस तरह के हालात हैं और क्या होना चाहिए, तो हमारे सांसद बड़े प्रभावी ढंग से उन चीज़ों को संसद में उठा सकते हैं। इसलिए बड़ी उपयोगी संस्था है ये, और इसका महत्व प्रभाव मैंने इस तरह के फोरम में जाकर देख करके जाना। पर और इसकी उपयोगिता क्या है कि आप यंग पार्लियामेंट्रियंस को या नौजवानों को जो आप बुलाते हैं देश के अंदर और देश के बाहर, उनको अवसर देते हैं कि वो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में जानें। देश के लोगों को आप फेलोशिप देते हैं, इंटर्नशिप देते हैं, बाहर के कुछ देशों को भी प्रस्ताव दिया। तो कई देशों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई कि हम अपने यंग लोगों को भेजना चाहते हैं जिनको पार्लियामेंट्री एजुकेशन के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे इफेक्टिवली काम करे, इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। तो इस संस्था की चर्चा हम लोगों ने अपने बायलैटरल मीटिंग भी जो जिन देशों से हुए, लगभग 5 देशों से उसमें हमारी बायलैटरल मीटिंग हुई और 1 से अनौपचारिक बातचीत हुई। जैसे मैं आपको नाम अगर बताना चाहूँ तो उसमें समझिए नेपाल, कंबोडिया, सर्बिया, वियतनाम, भूटान और श्रीलंका से हमारी अनौपचारिक बातचीत हुई। अब मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, हालांकि ये तीसरा चौथा मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था जिसमें मैं गया, और हर कॉन्फ्रेंस में ये एहसास हुआ कि भारत की संस्कृति, भारत की देन, भारत के बदलते स्वरूप, आज भारत जो अपनी दुनिया में पहचान बना रहा है, उसको लेकर अद्भुत ढंग से भारत का सम्मान बढ़ते हुए देखना, उसको महत्व मिलना, ये लगता है कि भारत अपनी सचमुच दुनिया में जगह बड़े प्रभावी ढंग से बना रहा है। और उसमें हमारी अतीत की जो भूमिका है, बुद्ध से लेकर, और जैसे हम लोग कतर में थे तो कतर वगैरह जैसे देशों से या खाड़ी के देशों से हमारा संबंध आज का नहीं है। आज जब उनके यहाँ तेल है या ईंधन है, गैस है, तब दुनिया के दूसरे देशों से उनका संबंध है। पर हमारा संबंध तो कई हजार वर्षों पुराना है, जो समुद्र के रास्ते तय होता था, जब वहाँ बहुत परेशानी के दिन थे, तब के हमारे संबंध भारत से बने हुए हैं, केरल से लेकर के और तटीय इलाकों से, गुजरात से लेकर के देश के अन्य हिस्सों से ट्रेड का आना जाना, तब से हमारा संबंध है। तो वो लोगों की स्मृति में है। वहाँ एक दिन भारतीय राजदूत, जो बड़े जानकार और बड़े प्रभावी ढंग से काम करने वाले व्यक्ति हैं वहाँ, उन्होंने भारतीय लोगों से मिलने का मौका दिया हमारे प्रतिनिधिमंडल को। तो वहाँ भारतीयों ने अपनी जो जगह बनाई है, लगभग कतर में आपको बताऊं मैं, लगभग 7 लाख के आसपास भारतीय हैं। तो भारतीयों ने अपने परिश्रम से, श्रम से, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से जो जगह बनाई है, उसको देखकर, उनके सक्सेस को देखकर गौरव होता है कि भारत के लोगों में सचमुच अद्भुत क्षमता है। और आने वाले दिनों में अगर हम इस तरह से अपनी ऊर्जा का रचनात्मक और सकारात्मक उपयोग देश में भी कर पाते हैं जैसे बाहर करते हैं, तो भारत को दुनिया में बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर, एक आखिरी सवाल है कि जब आप IPU की बात करें या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बात करें, और भारत में भी हमारे जो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हैं, इस तरह के बहुत सारे जो निकाय हैं, एक पीठासीन अधिकारी के तौर पर आपको क्या लगता है कि ये जो सम्मेलन है, ये आपको दुनिया भर के जो पीठासीन अधिकारियों से मिलने का एक मौका देते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, अधिकारी भी आपके साथ जाते हैं, तो क्या इन लोगों को, अधिकारियों को भी इससे कुछ लाभ मिलता है आपको? निश्चित तौर पे आज देखिए, दुनिया के सामने जो बड़े सवाल हैं वो लगभग सारे देशों के समान, एक समान उनके सामने हैं। अब जैसे मैंने अभी हाल में हमारे समय के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग रहे, जिनको हम हमारे समय के आइंस्टीन के रूप में वो जाने गए, कुछ दिनों पहले वो नहीं रहे। आप जानते हैं, शारीरिक रूप से वो असमर्थ थे, मशीन से बोल पाते थे, पर इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं हुआ। तो जो उनकी अंतिम किताब आई है, उसमें उन्होंने वार्न किया है कि जो दुनिया के सामने आज 5-6 बड़े खतरे हैं, उनमें क्लाइमेट चेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पॉपुलेशन है। तो इस तरह की समस्याओं पर जब सारी दुनिया के स्पीकर्स या उनके प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं, तो बात करते हैं कि ये कंसर्न है हमारा, तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया आज सचमुच टेक्निकल अर्थ में तो ग्लोबल वर्ल्ड हो ही गया, ग्लोबल विलेज हो ही गई है, लेकिन समस्याओं के संदर्भ में भी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक में कहा है कि आज हम चाहें या न चाहें,
हमारी नियति एक दूसरे देशों से जुड़ गई है। अगर क्लाइमेट ठीक होना है तो ये सबका साझा प्रयास होगा, किसी एक देश के प्रयास से वह हल नहीं होने वाला। तो हमें लगता है कि मनुष्य की नियति एक हो गई है। मनुष्य सचमुच जो हमारे यहाँ मान्यता थी वसुधैव कुटुंबकम, उस अर्थ में पूरी दुनिया परिवार हो गई है। तो उस परिवार को मिलकर कैसे अपनी समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। और हमने तो अपने वहाँ जो अपनी बात रखी भारत की ओर से, उसमें मैंने शिक्षा के बारे में तो अपनी संस्कृत के 2 उदाहरणों को कोट किया। मैं वो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। पहला उदाहरण मैंने कहा, पहली चीज़ संस्कृत में कही, दोहा में जो ये आयोजन हुआ था, इतना उत्कृष्ट आयोजन, इतनी बढ़िया व्यवस्था उसकी। तो हमने कहा कि भारत में माना जाता है संस्कृत में अतिथि देवो भव, पर दोहा में जो आयोजन हुआ वहाँ आकर देखकर जो हम लोगों को लगा, उससे एहसास हुआ कि कतर की संसद ने, उनके अमीर ने, उनके प्रमुख शासक ने, उनके एक्सेलेंसी स्पीकर ने, उन सब लोगों ने कितने उदारता से इसका आयोजन किया। तो हम भारत में जो कहते हैं वो व्यवहार में एहसास हुआ हमें कतर में जा कर के। फिर वहाँ शिक्षा पर बात थी कि विषय था कि सारी दुनिया के स्पीकर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट्स एज प्लेटफॉर्म टू इनहेंस एजुकेशन फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। लगभग 3 दिनों तक इस पर दुनिया से आए स्पीकर्स या उनके प्रतिनिधि बातचीत करते रहे। तो उसमें हमने कहा कि शिक्षा की अवधारणा भारत में क्या है। उसमें संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत किया, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र महि विद्यते, जो अंग्रेजी में जिसका अर्थ है कि नथिंग इज मोर स्केयर्ड देन एजुकेशन। शिक्षा से अधिक दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। फिर कहा कि उसका महत्व क्या है, न चोर हार्यम न च राजहार्यम न भ्रतृभाज्यम न च भारकारी, यये कृत्य वर्धति एव नित्यम विद्या धनम प्रधानम। इसका अर्थ है कि शिक्षा वो धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, न कोई राजा या सरकार आपसे ले सकते, यहाँ तक कि आपके परिवार के भाई बहन भी उसमें हिस्सा आपसे नहीं मांग सकते। तो हमारी शिक्षा की अवधारणा ये रही। और हमारे यहाँ तो शिक्षा की लोकोक्ति ही रही है, आप तो जानते हैं इन चीज़ों को अच्छी तरह, कि राजा घर में पूजा जाता है लेकिन विद्वान अपनी शिक्षा का पूरी दुनिया में पूजा जाता है। तो वो हमारा पुराना देश रहा है जो शिक्षा को ये महत्व देता है। तो अपने भारत की इस पुरानी अवधारणा को दुनिया के सामने रखकर भी हमें इस गौरव का एहसास होता है कि हमारा अतीत कितना संपन्न रहा है, जो दुनिया को बांधता है। हम लोग मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, आपके हिसाब से वो कितनी उपयोगी, क्योंकि ये कहते हैं कि जब हाउस नहीं भी चलता तो वो अपना काम करती हैं, दलीय आधार नहीं, क्या उपयोगिता आपके हिसाब से इनकी? दरअसल एक सांसद के रूप में मेरा अनुभव ये है कि संसदीय कमेटियाँ या इस तरह की कमेटियाँ बहुत ही प्रभावी ढंग से मौजूदा हालात में काम कर रही हैं। जो काम दरअसल हमारी संसद में होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए, किन्हीं कारणों से वह आज नहीं हो पा रहा। उसमें शायद एक वजह लोग यह पाते हैं कि चूँकि यह मीडिया का ज़माना है तो हर पार्टी, दल या सांसद अपने क्षेत्र की उन समस्याओं की चर्चा करना चाहता है जिससे वह लोगों का ध्यान या प्रचार पा सके, पर उसमें देश खो जाता है, देश की समस्याएं खो जाती हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है। मैं डिफेंस कमेटी में 4 बार था और मैं आपको कह सकता हूं कि जब डिफेंस कमेटी की बैठक होती थी, बिल्कुल उसकी व्यवस्था थी कि आप खबर बाहर नहीं बता सकते। उसकी जो, और मैं बिल्कुल सही मानता हूं वो, कि वो अंदर देश की अनेक महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा होती है, तो उसके लिए जो पहले से व्यवस्था है कि एक नैतिक जो आपके लिए आचार संहिता है, एक उसका कोड है, उसका पालन हमें हर सांसद को करना चाहिए। मैं करता था और मैंने ये पाया कि उन कमेटियों में जब हम शरीक होते हैं तो हर दल का सांसद अपना दल, अपनी विचारधारा, अपना आग्रह पूर्वाग्रह बहुत हद तक पीछे छोड़कर आता है, वो देश सामने होता है। तो मुझे लगता है कि जो काम इन कमेटियों में हो रहा है वह काम संसद जिस देश की करने लगे, पहले करती थी, मौजूदा उसमें कई बार लगता है कि संसद उस ढंग से नहीं कर पा रही जो हमें कमेटियों में एहसास हुआ। उसमें हम एक स्वर में बोलते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस दल विचारधारा उससे जुड़े, उसमें देश सामने होता है। तो डिफेंस के बारे में इतनी चीज़ें 4 सालों मुझे जानने का मौका मिला। और माननीय खंडूरी जी हमारे चेयरमैन थे। मैं आपको बताऊं कि जीवन में जिन राजनेताओं से मैंने सीखा उसमें खंडूरी जी उनमें से एक। उनकी सादगी, ईमानदारी, बेमिसाल चरित्र और काम करना,
कैसे वो कमेटियों का टूर लेकर जाते थे, उसकी आचार संहिता क्या होती थी, उसकी पाबंदी क्या होती थी, किसी को एक मामूली गिफ्ट नहीं लेना है, ये जो हमारी आचार संहिता की बात थी, वह खुद इस पर चलकर दिखाते थे। तो उनसे काम करने का, देश के गंभीर सवालों को उठाने का, रिपोर्ट्स तैयार करने का, वो सारा काम जो होता था, उसमें मानता हूँ कि देश के असल सवालों को उठाने का मंच ये कमेटियाँ रह गई। थैंक यू।